लास्ट क्लास हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चल रहा था। अभी देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे। आज एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो पूरी एक्टिविटी, इससे हैवी क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 न्यू एडिशन के हिसाब से। ठीक है, तो न्यू एडिशन के हिसाब से एक बार चेक कर लो सारी चीजें। क्वेश्चन क्या है, लो जी, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक तरीके से लगा लो आपका ये एक ऐसा क्वेश्चन आप कह सकते हो एग्जाम में जाने से पहले ना आपको इस क्वेश्चन को 100% कवर अप करके जाना ही जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरी की पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर करेगा, एक सिंगल क्वेश्चन। तो क्या लिख के दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट करना है कैश फ्लो, कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला। डिटेल्स दी हुई है। पहला पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट की है हमने लैंड के अंदर, तो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रखी है। दूसरा, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर्स हमने खरीद रखे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। उसके बाद 12% की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है मैंने, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। देन प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स का पार्ट है। गुडविल भी हमारे इसी में आता है। देन सारी आइटम इसी में आती हैं। बट पॉइंट आता है यार, इनमें ना आप किसका अकाउंट बनाओगे, किसका अकाउंट नहीं बनाओगे, वो एक पॉइंट है। किसका अकाउंट बनाओगे उसका पता लगेगा आपको कहां से, एडजस्टमेंट्स को रीड करके। ठीक है, आज अभी इधर से आ जा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के, अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है इसने मुझे, कह रहा है अ पीस ऑफ लैंड जो खरीदा गया था, कैसे, एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का क्या किया आपने, एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, एक लैंड परचेज कर लिया। अब उस लैंड को आपने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। लेट आउट मतलब किराए पे दे दिया। किस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। और वहां से आपको क्या मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। तो क्या ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, रेंट रिसीव होना। अबे रेंट रिसीव हो रहा है एक इन्वेस्टमेंट पे, बिल्कुल इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना। तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्यूशन में हम लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर सिंपली रुपीज। चलो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं इधर, रेंट रिसीव्ड, कि हमने कितना रेंट रिसीव किया है। तो हमने रेंट कितना रिसीव किया है, 20,000 का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%, तो ये भी हमारी इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, ये 12% किस पे लगाओगे, इस वाले शेयर्स पे। तो जो हमने शेयर्स खरीद रखे हैं वो कितने हैं, 1.5 लाख और 1.5 लाख, वैल्यू सेम है, तो किसी पे लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे इसको, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड, कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए का, सिंपली 12%, तो ये आता है मेरा 18,000 रुपए। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है पेटेंट्स राइट ऑफ किए हैं मैंने, जिनका वैल्यू कितना है, 20,000, और कह रहा है कुछ पेटेंट्स को सेल आउट भी किया गया है। अब सोल्ड अगर लिखा हुआ है तो मतलब मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे, और उस अकाउंट के अंदर डिटेल्स जो गिवन है वो सारी फ्रेम करो और अपनी वैल्यू निकाल लो वहां से। तो पहला अकाउंट मेरा किसका बनेगा, पेटेंट्स का, तो यहां बनाने वाले हैं पेटेंट्स का अकाउंट। तो पेटेंट अकाउंट बनाएंगे और उसमें डिटेल्स फ्रेम करेंगे सारी की सारी। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट बस। ठीक है, छोटा छोटा कॉलम बनाना है, ज्यादा बड़े बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है जी, ये हमारा अकाउंट बन गया। चलो अब इसमें डिटेल में क्या लिखोगे आप, देखो जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो क्या मेंशन करना पड़ता है, पहले ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है पेटेंट का,
डिपेंडिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसका है? ये एसेट्स का अकाउंट बनेगा। अब एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होते हैं ना, तो एसेट्स का डेबिट साइड से स्टार्ट होगा बीडी, क्लोजिंग साइड से क्लोजिंग जाएगा सीडी, क्रेडिट साइड पे। अगर यही मुझे किसी लायबिलिटी का अकाउंट बनाना पड़ता, आपके दिमाग में आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में ब्रॉड डाउन ना वो इस तरफ आता है, कैरिड डाउन इस तरफ आता है। रीजन, हम प्रोविजंस को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो इसीलिए इसका ओपनिंग किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, और क्लोजिंग किस तरफ आता है? यहाँ आता है। लेकिन अगर किसी एसेट्स की बात की जाए, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस जो होगा वो होता है ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, चलो अब इसे पेटेंट का अकाउंट हम बना रहे थे, तो पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? तो देखो ये मेरा ओपनिंग है और ये मेरा क्लोजिंग है, तो कितना दिया हुआ है? ओपनिंग है 1 लाख का, क्लोजिंग कितना है? 70,000। उठा के बस पुट कर दो सीधा सीधा। ये मुझे गिवन है 1 लाख का, और ये गिवन है। भाई जिसको नहीं पढ़ना ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, क्लास से बाहर जाओ सीधा, ठीक है? फालतू टाइम पास नहीं। 1 लाख और 70,000। अब क्या करना है? अब आपको बस एडजस्टमेंट्स को पढ़ो, जो डाटा गिवन है उसको उठा के उस जगह प्लेस कर दो। क्या दिया हुआ है पहले पॉइंट में? पेटेंट्स में 20,000 के पेटेंट मैंने राइट ऑफ किए। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म करना। खत्म करोगे तो एसेट्स की वैल्यू खत्म हो, आपकी डाउन हो जाती है, तो डाउन वैल्यू इस तरफ रिकॉर्ड हो जाती है। किस नाम से? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। हाँ जी, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से खत्म होती है, तो ये राइट ऑफ कर दिया। और इसके अलावा और क्या गिवन है? क्वेश्चन ने बोला कुछ पेटेंट्स आपने क्या किए हैं? सोल्ड आउट किए हैं, जिस पर प्रॉफिट गिवन है मुझे कितने का? 10,000 का। प्रॉफिट कहां जाता है? यहाँ प्रॉफिट हम रिकॉर्ड कर देंगे इधर किस नाम से? सेम वही, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 10,000 का। अब जरा एक चीज चेक करो, और कुछ गिवन है मुझे पेटेंट से रिलेटेड? ये मशीन की एडजस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है, तो मतलब पेटेंट से डाटा रिलेटेड खत्म सारा। अब क्या करेंगे? अब इसे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल आउट बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग फिगर में 1,10,000 रुपए इधर, 1,10,000 रुपए इधर, कितना बैलेंस बच रहा है? 20,000 का। किस नाम से आएगा ये? दिस इज द सेल आइटम। यहां लिखेंगे आप बैंक अकाउंट सेल। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसमें से काम का क्या है जो मेरे इन्वेस्टिंग में यूज होगा? ओनली सेल। बस ये वाली वैल्यू जाएगी इन्वेस्टिंग में, और वो प्लस में होगा। क्यों? बिकॉज सामान बेच के पैसा मिलता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो यहां रिकॉर्ड कर दो सेल ऑफ पेटेंट्स। चलो जी, सेल ऑफ पेटेंट्स में वैल्यू आ गई मेरी कितनी? 20,000 की। एक अकाउंट बन गया मेरा, और मैंने उसमें से मिसिंग फिगर निकाल के रिकॉर्ड भी कर ली। डन। चलो अगला एडजस्टमेंट किस चीज का है मेरा? तो मैंने ये भी कवर कर दी, ये भी कवर कर दी, ये भी कवर कर दी। अगला एडजस्टमेंट क्या है? मशीनरी। मशीनरी में क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है 80,000 की ना कॉस्ट गिवन है मुझे, जिस पर डैप कितना लगा है? 30,000 का। बेचा कितने में? 35,000 में। अच्छा, डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 70,000। अब देखो दो डेप्रीशिएशन गिवन है आपको इसमें, एक ये 30,000 का गिवन है, और ये 70,000 का गिवन है। मेरे लिए काम का कौन सा है? अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि भाई आप एक बात बताओ, इस पूरे पार्ट में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? और ये 30,000 का जो डैप है ना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये 30,000 का डैप गिवन है, ये एक सिंगल मशीन का डैप है। सिंगल मशीन, जो मशीन बेची गई है केवल उसका डैप है ये। और जो ये 70,000 का डैप गिवन है, ये किसका है? ये टोटल मशीन्स का है। ठीक है, अब टोटल मशीन का जो डैप है, ये आपका काम आता है किसके अंदर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। और ये जो सिंगल मशीन का डैप है, ये भी काम आता है। ये कहां पे काम आएगा? ये भी काम आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, लेकिन ये आता है डेबिट साइड पे। मैंने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन करवाई थी सारी चीजें। ठीक है, अब अगर मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तब तो हम इन दोनों को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो मैं किसका यूज नहीं करूंगा? तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, बिकॉज हम क्या बनाएंगे? केवल एक अकाउंट बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, दैट इज मशीनरी अकाउंट। रीजन क्या है उसका? पूरे बताता हूं अभी। देखो पूरे के पूरी मशीन में मशीनरी अकाउंट का बैलेंस गिवन है ना केवल, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो मुझे केवल एक ही अकाउंट बनाना है, विच इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बस वही बनाएंगे हम, और कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं। ये हमारा केवल एक ही अकाउंट बनेगा, विच इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसमें करना क्या है? सेम वही काम, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी।
तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बीडी सीडी कितना है? देखो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट में 6 लाख का, और क्लोजिंग कितना है 7.5 लाख का। तो वैल्यू डाल दो, 6 लाख का ओपनिंग है, 7.5 लाख का क्लोजिंग है। अब मशीनरी से रिलेटेड जो भी आइटम क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लो। क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला था 80,000 की मशीन, 30 का डैप लग गया, बेची कितने में 35, तो 35,000 रिकॉर्ड होगा। दिस इज द सेल वैल्यू ऑफ अ मशीन, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं 35,000 रुपए का सेल हुआ है मेरा ये, तो ये रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ, ये बैंक से आएगा ना तो सेल वैल्यू है, तो सेल वैल्यू कितने से आती है मेरी? बैंक से आती है। अच्छा इस मशीन को बेचकर कितना फायदा नुकसान हुआ? 80 की मशीन है, 30 का डैप लग चुका है ऑलरेडी, बची कितने की 50 की, बेची कितने में हमने 35 में, सस्ते में बेची थी ना 15,000 की, 15,000 मेरे लिए क्या हो गया ये लॉस, तो ये लॉस कितने का आएगा 15,000 का। ठीक है, तो ये किस नाम से आएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, दैट इज अ लॉस। ठीक है। अच्छा अब इसमें इस साइड पे एक आइटम और आती है विच इज डेप्रिसिएशन। पॉइंट ये डेप्रिसिएशन टोटल आएगा या एक मशीन का आएगा? यहां मशीन, ये अकाउंट आप एक मशीन का बना रहे हो या टोटल का बना रहे हो? टोटल का बना रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन भी जो आएगा वो टोटल वाला आएगा, दैट इज 70,000। ठीक है, यहां क्या लिखोगे आप? सेम स्टेटमेंट ऑफ P&L, देन ये क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन। हाँ जी, जो डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में तो रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी उसी नाम से आएगा। ठीक है भाई, देन ये वाला। चलो अच्छा अब और चेक करो क्या कुछ और गिवन है मशीन से रिलेटेड। एक ही एडजस्टमेंट थी जो मशीन से रिलेटेड थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया, रीजन क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो है वो सिंगल मशीन का है जो एक ही जगह पे आता है, दैट इज प्रोविजन फॉर डीडी। ठीक है, हाँ जी क्या? हाँ तो जो मशीन बेची है वो मशीन ये तो रही, कहाँ गई? ये वाली है ना, रिकॉर्ड हो तो गई। ठीक है, अच्छा अब इसको बैलेंस कर दो, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ बचने वाला है? ये आएगा 8,70,000 के वैल्यू, ये भी सेम आएगी 8,70,000 की वैल्यू, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती है, ये कितनी आएगी बैंक अकाउंट में? ये क्या है मेरा? दिस इज अ न्यू परचेज 2,70,000 रुपीज का। अब इसमें से काम का क्या तुम्हारे लिए जो इन्वेस्टिंग में आएगा? एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या होगा प्लस, और ये वाला माइनस, बस रिकॉर्ड कर लो। यहां लिखेंगे प्लस सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का सेल किया है? 35,000 का। 2,70,000 का हमने क्या किया है? परचेज किया है, तो दिस शुड बी माइनस, यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नेगेटिव माइनस, देन चलो अब इसके बाद और कोई अकाउंट है? अब एक एडजस्टमेंट और है, इसका अकाउंट बनेगा, चेक करो जरा क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वॉज परचेज्ड फॉर 1,00,000 रुपए एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, मतलब सेल की एडजस्टमेंट भी है और परचेज की भी है, तो यहां मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम इसका भी अकाउंट बनाएंगे 12% इन्वेस्टमेंट का। कोई भी फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है, सबका अकाउंट बनेगा। एडजस्टमेंट गिवन हो प्लस ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? एसेट्स है तो यहीं से स्टार्ट होगा, ओपनिंग क्लोजिंग, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी कितना कितना गिवन है। तो देखो 12% इन्वेस्टमेंट ये रही, इसका ओपनिंग क्लोजिंग 50 और 80, ये रिकॉर्ड करते हैं। ये गिवन है मेरे पास 50 और ये गिवन है 80। अच्छा अब एडजस्टमेंट्स में जो डाटा गिवन है बस उसको उठा के पुट कर दो। क्या क्या गिवन था? क्वेश्चन क्या रहा था, 1,00,000 का हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया है नया, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचा भी है जिसमें फायदा कितने का हुआ है 10,000 का, तो दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखो जो मैंने खरीदी है वो इधर आएगी, किस नाम से? बैंक अकाउंट के नाम से परचेज, ठीक है, और इधर परचेज माइनस पैसा जाता है ना मेरा। नेक्स्ट जो प्रॉफिट हुआ है वो भी यहीं आएगा, ठीक है 10,000 का। अच्छा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ गिवन है, उसी लाइन में एक लाइन और गिवन है, आगे देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड। क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना उसका इंटरेस्ट हमें करंट ईयर में मिल गया है, बट कितना मिला है वो नहीं पता।
डाटा गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 12% निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे, 50,000 का या फिर 80,000 का? क्या बताया था? डिटेल अगर गिवन ना हो, लास्ट क्लास एडजस्टमेंट्स भी करा के भेजी थी। अगर देखो इसमें बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,000 का आ रहा है ना, वो 30,000 का नया परचेज या सेल जो भी है वो कब किया है, गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम ओपनिंग वैल्यू के ऊपर सारी कैलकुलेशन कर देते हैं, ये मानते हुए कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो सब किस पे हुई हैं, क्लोजिंग डेट पे हुई हैं। अगर क्लोजिंग डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है तो डिटेल आंसर किस पे, परसेंटेज किस पे लगेगी, ओपनिंग पे लगेगा। ठीक है, अब चलो लगा देते हैं इधर, प्लस इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 50,000 के ऊपर 12%, ये आ जाएगा 6,000 रुपए की वैल्यू। डन। अच्छा एक चीज रह गई अब आपके पास, ये इसका काम तो खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट का, इसमें हमें और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना, बस इसे बैलेंस कर दो। तो ये आएगा 1,60,000 और ये भी आएगा 1,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचेगा, क्या नाम आएगा, बैंक अकाउंट, और ये क्या है, सेल वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से काम का क्या है, एक ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये कहाँ जाएगी, ये माइनस और ये वाली प्लस। ठीक है, हो गया हमारा काम, इसको रिकॉर्ड कर लो। तो कितना है, 1,80,000। ये रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या है, आदर्श, वो जो भी हाथ में ना उठा के बाहर फेंक दूंगा, जिसके पास दोबारा अगर दिखाई दिया ना, परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद प्लस करेंगे सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट। देन देखो सारे अकाउंट बना लिया हम लोगों ने और सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कवर होगी ऊपर से लेकर नीचे तक, हर एक आइटम को यूज कर लिया हमने। अब जब ये आप बनाओगे ना, एक काम करना पड़ेगा आपको, ये एडजस्टमेंट सारी कवर्ड है, इनमें से और कुछ इनका इस्तेमाल कहीं नहीं करना है आपको। अब एक काम, लास्ट काम, चेक करते रहो सारी चीजों का, ऊपर जो आइटम गिवन है ना सबको चेक करो, क्या आपने इसका अकाउंट बनाया, नहीं बनाया, क्या इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कहीं इन्वेस्टिंग में आएगा भी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 3 लाख था, क्लोजिंग में भी 3 लाख है, कोई ना परचेज ना सेल। नेक्स्ट, अगर डिफरेंस आया और अकाउंट नहीं बनाया तो आप देखोगे बढ़ा या घटा, अगर बढ़ा तो परचेज, घटा तो सेल हो गया। अभी देखते हैं आगे, से शेयर्स और इन दामोदर लिमिटेड, मैंने इसका अकाउंट भी नहीं बनाया और इसका भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसमें भी हम यूज नहीं करेंगे वैल्यू। 12% इन्वेस्टमेंट, अकाउंट बना लिया, डिटेल्स मैंने अकाउंट से यूज कर ली, हो गया मेरा काम खत्म इसका। 12% ये आपका प्लांट और मशीनरी का भी अकाउंट बन गया, डिटेल्स भी यूज हो गई, पेटेंट का अकाउंट भी बन गया, डिटेल्स भी यूज हो गई, गुडविल का अकाउंट नहीं बना, और इसमें डिफरेंस भी आ रहा है 50,000 का, इंक्रीज कर रही है ना गुडविल, तो गुडविल अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे हम, परचेज ऑफ गुडविल माइनस। ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल मेरा ये आ जाता है सीधा सीधा 50,000 का, तो ये नेगेटिव डाल देंगे बस। अब आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सारी डिटेल्स आपने यूज कर ली, क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिया, कुछ भी नहीं छूटा आपका, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका मेन आंसर। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी देख लो, ये लिख लो सारे, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट यार, फाइनेंसिंग। देखो अरे तुम लोग शांति से बैठ जाया करो भाई, मैं क्लासेस कैंसिल कर दूं सारी की सारी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या करती हैं चीजें इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टास्क आता है इसके अंदर। जब भी आप डाटा रिकॉर्ड करोगे ना फाइनेंसिंग के अंदर, तो क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली रिलेट करता है किससे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आपने कोई भी कर्जा ले रखा है वो भी इसी में आएगा, प्लस किसी भी तरीके का अगर आपने लॉन्ग टर्म का कर्जा ले रखा है तो वो भी इसी के अंदर रिकॉर्ड होता है आपका। ठीक है, सब कुछ आपका यही रिकॉर्ड होगा। अब कर्जा आपने या तो लिया होगा या तो आपने क्या किया होगा, वापिस किया होगा। ठीक है, तो देखो कर्जा लिया है या वापिस किया है, दोनों चीजें इसमें आती है। तो पहला, अगर आपने
बैंक ओवरड्राफ्ट होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, जनरली एक ही मिलता है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर या तो वो वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अगर ओपनिंग वैल्यू में कोई डाटा गिवन है और क्लोजिंग वैल्यू में कोई डाटा गिवन है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके पास, बैंक ओडी। अब इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग में दिया हुआ 30,000 रुपए का, लास्ट में दिया हुआ 40,000 रुपए का, ये इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लायबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, आपने पैसा बोरो किया है, लिया है, दैट मींस वो क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे। कर्जा लिया है तो पैसा आएगा ना, आपको बिजनेस के बारे में ये नहीं सोचना फायदा नुकसान है, मुझे बस कैश के बारे में सोचना है, पैसा आया या गया, आया तो प्लस, गया तो माइनस। अब अगर इसका उल्टा हो जाता है, ये मेरा ओपनिंग में गिवन है कितना, 30,000 का, और ये हो गया 20,000 का, तो 10,000 रुपीज का नेगेटिव दिखा रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव कब होगा, मतलब लायबिलिटी खत्म कब होने वाली है, जब आप उसे पे कर रहे हो, वापस कर रहे हो, पैसा पैसा वापस कर रहे हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इनके अलावा और क्या आता है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड्स पेड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका जो डाटा मिलेगा आपको, वो मिलेगा जनरली डिबेंचर्स का और बैंक से लिया गया लोन वगैरह, ठीक है, वो आएगा। इनके अलावा ये तो आएंगी सारी चीजें आपके पास, इनके अलावा ना ये आएगा, प्लस इसके अलावा और जो हमारे पास आता है वो होता है शेयर कैपिटल। जितनी भी शेयर कैपिटल हमारे पास होती है, शेयर कैपिटल दो ही होती है ना, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इनका डाटा भी इसी में रिकॉर्ड होता है। कैसे भाई, आप सिंपल है, अगर आप इनको इशू कर रहे हो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्या करोगे आप, इसे प्लस कर देंगे, बिकॉज इशू करने से क्या होता है, पैसा मिलता है ना आपको, तो पैसा मिला तो पैसा आया, मतलब प्लस किया आपने। और अगर इन्हीं का रिडम्पशन देखने को मिला आपको, अच्छा रिडम्पशन किस किस का होता है, रिडम्पशन केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का होगा, इक्विटी का कभी रिडम्पशन मत डाल देना, ठीक है, केवल प्रेफरेंस का रिडम्पशन होता है और डिबेंचर्स का रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या, आपने पैसा वापस किया है, तो जब हम पैसा वापस करते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव का पार्ट बनता है मेरा, ठीक है। अच्छा अब ये सारी चीजें हो गई। अच्छा अब इनके ऊपर जो भी आप शेयर्स इशू कर रहे हो, इन पर क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। तो अगर आप डिविडेंड्स पे कर रहे हो, चाहे वो आपका फाइनल डिविडेंड हो, ठीक है, डिविडेंड आपने पे किया, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई सा भी, सब इसी में आएगा, और वो क्या होगा, माइनस करना है, नेगेटिव। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड भी इसमें आएगा, अगर किसी भी तरीके का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है तो वो भी आपका इसी का पार्ट बन जाता है, और वो भी आप माइनस ही करोगे। प्लस इनके ऊपर क्या पे होता है, बोरोइंग्स के ऊपर, इनके ऊपर मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट पे होगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, वो सब चीजें, वो सब यहाँ रिकॉर्ड करने हैं आपको। डन, तो दीज आर दी वैल्यू जो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। इसके अलावा ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट और आता है विच इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपको मिला है तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर देना। नेगेटिव वाला सेगमेंट बहुत कम देखने को मिलता है कि आपने पैसा वापस करा है, तो क्योंकि पैसा वापस करते टाइम ना वो रिडम्पशन में ऐड हो जाता है, अलग से नहीं आता। अब चाहो तो अलग से डाल दो, चाहो तो अलग से मत डालो, ठीक है। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा आप ऐड होते हुए दिखाई दोगे, बिकॉज वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई देगा आपको। फाइनली जो आंसर बचेगा इसके बाद आप उसे बोलोगे कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें कोई अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली बन जाता है आपका, ठीक है। ये इसीलिए आसान पड़ता है और इन्वेस्टिंग भी आसान इसीलिए पड़ता है, ठीक है, ज्यादा आसान ऑपरेटिंग से। अगर देखो ऑपरेटिंग में अगर आपने 2 दिन या 3 दिन लगे थे हमारे, तो ठीक है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों आपकी 3 दिन में खत्म हो गई हैं, ठीक है। इसमें 2 दिन लगे हमारे पास, इसमें 1 दिन लगेगा आपका पूरा फाइनेंसिंग के अंदर, ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो ये हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊँ।